गाइस, दिस इज एसन। वेलकम टू द डेप्थ प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। सो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, तो अगर आप अपने रिज्यूमे में कोई भी ऐड कर देते हो कि मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, ये भी आती है और ये भी आती है, तो मेनली उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये लैंग्वेज तो आती है, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है वो हमें बताएं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। अब फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें, इनके दरमियान फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, कि किस इन्वायरमेंट को वो फॉलो करता है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम, कोडिंग करने का तरीका बैक एंड पे क्या होता है, तो उसको अगर हम देखें तो सी क्या फॉलो करता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज को फॉलो करता है। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीज़ें हम कोडिंग के अंदर बता रहे होते हैं इस प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर। अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो कर रहा होता है। और जावा की अगर हम बात करें तो जावा में इसमें हम कह देते हैं कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा में। तो जावा में क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट करते हैं तो सही तरह से हमें समझ आ रही होती है ऊप के कंसेप्ट की और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की। ऊप लाया क्यों गया, क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जांपल को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऊप प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है 99%, 100% नहीं होता, 99% होता है। ये हम डिस्कस करेंगे कि 99% क्यों होता है अगले आने वाली वीडियो में। तो ओरिजिन, अब हम सेकंड पॉइंट पर जाते हैं, ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है, सी का जो ओरिजिन था ये बेस्ड थी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। सी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। और अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो ये हमारे पास बेस्ड थी सी लैंग्वेज के ऊपर। सी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर थी, सी प्लस प्लस थी सी लैंग्वेज के ऊपर। और अगर हम जावा की बात करें, जावा होती है सी, सी प्लस प्लस के ऊपर ये बेस्ड है। इसका जितना भी सिंटैक्स है वो ड्राइव किया गया है सी, सी प्लस प्लस से। और ये लाई क्यों गई, क्योंकि हम चाहते थे कि जो भी इसके मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम आसान बना दें। और प्लेटफॉर्म, अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। जावा को इंडिपेंडेंट बना दिया गया और जो सी और सी प्लस प्लस होती हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने किया था और किस ईयर में किया गया था। सी को डेनिस फ्रिच ने किया था 1972 में, इसी तरह सी प्लस प्लस को किया गया था 1979 में। और पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जावा को किसने डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग ने किया था। 25 या 30 लोगों की एक टीम थी, उसको लीड कौन कर रहा था, जेम्स गॉसलिंग। और 1995 में इसको रिलीज़ किया गया था और इसका बीटा वर्जन 1995 में रिलीज़ कर दिया गया था। अब हम चौथे पॉइंट पे जाते हैं और ये देखते हैं कि ट्रांसलेटर कौन सा यूज़ करता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर अगर हम सी की बात करें तो सी में ओनली सिर्फ कंपाइलर यूज़ होता है। सी प्लस प्लस की बात करें तो ये भी एक कंपाइलर ही यूज़ कर रहा होता है। और अगर हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। सी, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास सिर्फ कंपाइलर होता है। अब कंपाइलर को यूज़ करते हैं और इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। और अभी यहाँ पर देखें, जब भी हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फ़ाइल जनरेट होती है। तो वो कौन सी फ़ाइल होती है अभी हम ये देखते हैं। अगर इसकी बात करें सी के अंदर हमारे पास .exe फ़ाइल जनरेट होती है। सी प्लस प्लस के अंदर भी .exe फ़ाइल जनरेट होती है। और अगर हम जावा की बात करें, जावा के अंदर डॉट क्लास फ़ाइल जनरेट होती है। ये मेन कंसेप्ट है। और अगर हम करेंगे भी CMD में और नोटपैड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका कंसेप्ट ये बेहतर हो जाएगा कि डॉट क्लास फाइल किस तरह जनरेट होती है। तो वो हम देखेंगे भी कि डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है जब हम कंपाइल और रन करते हैं तो उसमें डॉट क्लास फाइल जनरेट हमारे पास हो जाती है। अब 5 पॉइंट देखते हैं हमारे पास। 5th पॉइंट क्या होता है,
स्टैटिक और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक के बारे में एक बात समझ लें कि जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं? जिस तरह इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, शॉर्ट, बाइट, ये हमारे पास होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कुल 8 होती हैं। तो उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है? जब भी प्रिमिटिव डेटा टाइप कंपाइल टाइम में मेमोरी को एलोकेट कर लेती हैं, तो वो हमारे पास होता है स्टैटिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर जो भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करती हैं, वो हमारे पास होती हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी हमारे पास होती है स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ भी स्टैटिक होती है, और जावा की अगर हम बात करें तो ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बार फिर समझ लो कि स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और डायनेमिक क्या होती है। स्टैटिक हमारे पास होती है जब भी प्रिमिटिव डेटा टाइप कंपाइल टाइम में मेमोरी को एलोकेट कर लेती हैं, तो वो हमारे पास स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करती हैं, तो वो होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं कुछ और डिफरेंस के बारे में। अब 6 पॉइंट ये आता है कि प्री प्रोसेसर इसमें क्या होता है? अभी हम देखेंगे कि जावा के अंदर प्री प्रोसेसर नहीं होता। अगर हम सी की बात करें तो सी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हेडर फाइल्स होती हैं। हमारे पास हेडर फाइल्स को सपोर्ट करता है सी, और C++ भी हेडर फाइल को सपोर्ट करता है। जावा के अंदर हेडर फाइल्स नहीं होती। यानी कि हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं? इंक्लूड, जिस तरह हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इंक्लूड लिखते हैं, तो ये हेडर फाइल्स होती है। तो सी के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं, और इस तरह डिफाइन जिस तरह होता है, ये भी एक हेडर फाइल्स होती है। तो सी हेडर फाइल को सपोर्ट करता है। C++ की अगर हम बात करें, यहाँ पे C++ होना चाहिए। अगर हम C++ की बात करें तो ये हेडर फाइल्स को ये भी सपोर्ट करता है। और अगर हम जावा की बात करें, जावा के अंदर प्री प्रोसेसर नहीं होता। जावा यूज़ करता है पैकेजेस को। तो पैकेजेस को अगर यूज़ करता है तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है इंपोर्ट। तो जिस भी पैकेज को हमने यूज़ करना होता है उसके लिए हम इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके आगे उस पैकेज का नाम यूज़ कर लेते हैं। अगर हम अभी हमने बात की थी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होती है, तो 7 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। और सी देखें कि सी हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, C++ भी डिपेंडेंट होता है, सी और जावा ये हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जब जावा को डेवलप किया गया था, और यही मेन पॉइंट एक भी था, और भी मेन पॉइंट बहुत सारे थे, लेकिन एक पॉइंट ये भी था कि हम ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जावा का एक अपना इन्वायरमेंट होता है। उसको अगर हम एक मशीन में एग्जीक्यूट कर लेते हैं विंडो में, तो उसको हम कहीं पर भी रन कर सकते हैं। मैक में, यूबंटू में उसको हम रन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ C++ के अंदर नहीं थी। अब देखते हैं कि हमारे पास पॉइंटर एक मेन कंसेप्ट होता है, और पॉइंटर ये हमारे पास C++ के अंदर होते हैं, और C के अंदर भी होते हैं पॉइंटर, लेकिन जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते। अब इनहेरिटेंस के बारे में अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस किस किस लैंग्वेज में होती है। तो इनहेरिटेंस होती क्या है? इनहेरिटेंस हमारे पास होती है किसी भी सुपर क्लास से चाइल्ड क्लास में सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना, ये हमारे पास इनहेरिटेंस होती है। अगर हम इनहेरिटेंस की टाइप की बात करें तो 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है। ये हम जब ऊप करेंगे तो डीपली उसको डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस होती क्या है। तो सी के अंदर इनहेरिटेंस हमारे पास नहीं होती, क्योंकि इनहेरिटेंस एक पार्ट होता है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और सी के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ही नहीं है, तो इसलिए इनहेरिटेंस भी नहीं होती। C++ की बात करें तो इसके अंदर ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, और इसमें
5 टाइप की इनहेरिटेंस को ये सपोर्ट करता है। इनहेरिटेंस की हमने टाइप की बात की थी कि 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है, तो इसमें C++ में सारी टाइप की इनहेरिटेंस होती है। तो जावा की अगर बात करें तो जावा भी इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें एक टाइप की इनहेरिटेंस नहीं होती, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होती। अब हम 10th पॉइंट की बात करते हैं ओवरलोडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग भी ये एक ऊप का ही पार्ट आ जाता है जो हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो ऊप में क्या होता है हमारे ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग हमारे पास अभी हमने बात की कि सी के अंदर जब ऊप होती नहीं है तो इसके अंदर इनहेरिटेंस नहीं होती, और इनहेरिटेंस के अंदर हम ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए सी के अंदर भी ओवरलोडिंग नहीं होती। और अगर हम C++ की बात करें तो इसमें ओवरलोडिंग होती है। लेकिन एक मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि जावा के अंदर अगर हम देखें तो इसमें ओवरलोडिंग होती है, लेकिन इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती। ये एक अलग चीज़ है कि मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक अलग चीज़ होती है। C++ के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों होती हैं, और जावा के अंदर हम फंक्शन को मेथड बोल रहे होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग होती है, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग नॉट प्रेजेंट इन जावा। तो 11th पॉइंट की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, तो इसके अंदर सी में हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होते और डिस्ट्रक्टर भी नहीं होते। और C++ की बात करें तो इसमें डिस्ट्रक्टर होते हैं और कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्टर आते हैं, तो कंस्ट्रक्टर इसमें होते हैं और डिस्ट्रक्टर भी होते हैं, जो भी हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि उनका स्कोप इतना नहीं होता। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, उनको किल कर देता है, तो हमारे प्रोग्राम में जो भी लोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जावा में अगर हम बात करें तो जावा में कंस्ट्रक्टर होते हैं, जावा में कंस्ट्रक्टर होते हैं और डिस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं होते। कंस्ट्रक्टर होते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं और डिस्ट्रक्टर नहीं होते। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होते हैं वो हम डीपली ऊप के अंदर डिस्कस करेंगे। और डिस्ट्रक्टर के क्यों नहीं होते, क्योंकि जावा के अंदर हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता है। तो जब गार्बेज कलेक्टर का क्या काम होता है, जो डिस्ट्रक्टर हमारे पास C++ के अंदर कर रहा था वो काम और उससे एडवांस्ड काम हमारे पास गार्बेज कलेक्टर कर रहा होता है। तो गार्बेज कलेक्टर क्या कर रहा होता है, जिनका स्कोप हमारे प्रोग्राम में बहुत कम होता है, जिनको हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, तो गार्बेज कलेक्टर उनको किल कर देता है, जिससे मेमोरी मैनेजमेंट जावा के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू C++। तो ये मेन पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए C++ और जावा के बारे में, डिफरेंस के बारे में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये हमने मेन पॉइंट हमने इसके अंदर डिस्कस किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।